बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है मोंटेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1919। ये मेरी पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट्स पे विजिट करना है जो मैं पीछे बना चुकी हूँ तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्टीशन ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। आपको तमाम प्री पार्टीशन इवेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। The Montego Chelmsford Reforms, also known as the Montfort Reforms, were brought in by the British government to gradually introduce a self-governing system in British India. तो ये इस तरह के रिफॉर्म्स थे सब कॉन्टिनेंट में हुए थे जो कि ब्रिटिश की हुकूमत के दौरान हुए हैं और इसमें सेल्फ गवर्निंग सिस्टम की बात की गई है। मतलब कि जितने भी प्रोविंसेस थे उनको कुछ हद तक अथॉरिटी और कुछ हद तक पावर देने की बात की गई है कि उनको भी ताकत दी जाए, पावर दी जाए ताकि वो लोकल लेवल के अफेयर्स को डील कर सकें। अब इन रिफॉर्म्स का जो नेम है वो इस तरह से लिया गया है कि दीज रिफॉर्म्स वर नेम आफ्टर एडविन मोंटेगो हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड क्लेम्सन हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी था इंडिया का और जो वाइसराय था, उन दोनों ने मिलकर ये रिफॉर्म्स तैयार किए थे ब्रिटिश इंडिया के लिए। अब आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि वाइसराय और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों कौन थे। जो वाइसराय था वो ब्रिटिश से भेजा जाता था इंडिया की तरफ, जो कि ब्रिटिश के तमाम रूल एंड रेगुलेशन संभालता था, ब्रिटिश की हुकूमत को संभालता था। इन शॉर्ट आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश से एक मोनार्क भेजा जाता था सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो वहाँ पर हुकूमत संभालता था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो वाइसराय के ऊपर होता था, मतलब कि वो वाइसराय से अपर रैंक में होता था। वो तमाम चीज़ें चेक करता था कि वाइसराय ठीक तरह से डील कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वाइसराय में कोई मसला होता था तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश इंडिया से दूसरा वाइसराय भी मंगवा सकता था। तो सिंपली बरज़ख़ीर में अंग्रेज़ों के आने के बाद ये रैंकिंग सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ, जहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसराय और बाकी तमाम रैंक जो हैं वो इवॉल्व हुए। अब अगर आप दूसरी स्लाइड में देखें, द रिफॉर्म्स वर डिटेल इन द मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट इन 1918 एंड लेड टू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी रिफॉर्म्स थे जो मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड ने 1918 में दिए वो तमाम रिफॉर्म्स जो हैं 1919 में इंडियन एक्ट में हुए। अब आपको इस चीज़ का समझ होना चाहिए कि रिफॉर्म्स और एक्ट में क्या डिफरेंस है। रिफॉर्म्स जस्ट पहले एक ओपिनियन दिया जाता है, एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरह से आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐड नहीं होते। लेकिन जो एक्ट होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनली होते हैं, वो तमाम लेजिस्लेशन से पास होकर कानून में आते हैं जो एक्ट होता है। तो जिस तरह ये मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म्स थे ये तमाम लेजिस्लेशन से होकर आए और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तमाम दर्ज किए गए। तो इसी जो रिफॉर्म्स थे इनके दो की पॉइंट्स थे, वो की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 आ जाता है, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव और इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट में। अब इन तमाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और बाकी काउंसिल ऑफ स्टेट के डिटेल मैं आपको बताती हूँ अगली स्लाइड में। तो अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव क्या चीज़ है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या चीज़ है और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या चीज़ है। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव है वहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं बैठ के फैसला करते हैं, ये एक जनरल बॉडी होती है। उसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है और दूसरे नंबर पर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट नजर आएगी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का ये मतलब है कि ये वाली असेंबली जनरल लॉज बनाएगी जो तमाम जो इंडिया है, जितना भी बरज़ख़ीर था ब्रिटिश इंडिया, सब पर लागू होंगे। जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी क्योंकि ये सेंटर से बनाया जाएगा कानून, फेडरल से ये कानून बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी ये ऐसी काउंसिल थी जो
मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रीजन से लोग आते थे, पॉलिटिकल लोग आते थे और इसी काउंसिल ऑफ स्टेट में बैठकर आपस में मैटर्स डिस्कस करते थे, आपस में तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स को डिस्कस करते थे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस करते थे और फिर इसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट में जो चीज़ डिस्कस की जाती थी वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कानून बनाता था और ये दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट मिलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और आप इसको रीड करके मज़ीद अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें इन शॉर्ट आप देख लें, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके दो ग्रुप थे। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वो लॉज बनाती थी और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करती थी। सिंपल इसका यही मतलब है। अब अगर इन्हीं रिफॉर्म्स में पॉइंट 2 देखा जाए तो पॉइंट 2 में कहा जाता है द प्रोविंसेस वर टू फॉलो द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम नोन एज अ डायरकी वेयर सम पावर वर गिवन टू इंडियन मिनिस्टर्स व्हाइल अदर रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब इसमें ये कहा जा रहा है पॉइंट 2 में कि जो बरज़गीर है ब्रिटिश इंडिया वहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि डायरकी होनी चाहिए। डायरकी का मतलब ये है कि पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, पावर डिवाइड होनी चाहिए सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, सेंटर के दरमियान और लोकल्स के दरमियान जो है वो पावर डिवाइड होनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतरीन तरीके से लोकल अफेयर्स को समझा जाए और लोकल मसले मसाइल को समझा जाए और डील किया जाए। अब अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इसमें डायरकी के बारे में बताया जाता है कि डायरकी का मतलब है कि 2 लेवल गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पावर डिवाइड हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और इंडियन मिनिस्टर्स के दरमियान। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है सबसे पहले तो सेंटर्स के पास पावर होनी चाहिए, उसके बाद सेंटर से ही पावर को डिवाइड करके प्रोविंसेस को पावर देनी चाहिए, इंडियन मिनिस्टर्स को देनी चाहिए ताकि जो मिनिस्टर जिस इलाके में रहते हैं वो अपने वहाँ के लोकल लोगों की बातें सुनकर, उनके मसले मसाइल को सुनकर वहाँ पर हल कर सके। क्योंकि बरज़गीर बहुत ही बड़ा था और सेंटर जो था उसका संभालना बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये डायरकी का कंसेप्ट जो है इन रिफॉर्म्स में दर्ज किया गया। अब इस डायरकी सिस्टम में जो जनरल लॉ थे जो कि तमाम बरज़गीर में ब्रिटिश इंडिया पर लागू होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। जिस तरह से आपके टैक्सेस वगैरह हो गए या आपके बाकी जितने फाइनेंस के मसले हो गए या फॉरेन अफेयर्स हो गए, फॉरेन रूल एंड रेगुलेशन हो गए, वो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। लेकिन जो रीजनल गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंशियल थी, जो इंडियन मिनिस्टर को पावर दी गई थी वो सिर्फ इस हद तक दी गई थी कि आप लोकल मसाइल को हल करें। आपको जो फंड दिया जाएगा आप वो फंड लोकल मसाइल पर लगाएं। जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियां होती हैं, जो सड़कें होती हैं और जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, आप जो लोगों की हैं इन ज़रूरियात को पूरा करें। तो ये पावर्स जो हैं प्रोविंसेस को दी गई, इंडियन मिनिस्टर्स को दी गई और जो मेन पावर्स थी वो सेंटर खुद जनरल रूल एंड रेगुलेशन बनाता था। इस तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी डिवीज़न हुई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन मिनिस्टर्स को दे दी। इसके अलावा सिंपल ये था मेरा आज का टॉपिक और ये था पार्ट 6। अगर आपने प्री पार्टीशन इवेंट्स को डिटेल से समझना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्री पार्टीशन की प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ पर ईच एंड एवरी इवेंट्स जो है आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। इससे पहले मैंने मुस्लिम लीग और मज़ीद लखनऊ पैक्ट के बारे में बनाया है और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।